कि जब किसानों ने आंदोलन किया, किसने सुनवाई की उनकी? किसी ने सुनवाई नहीं की। ठंड में बैठे रहे, खाना पीना नहीं था, लेकिन लाखों किसान बैठे रहे कि हमारे ये जो काले कानून हैं इनको वापस लो। मोदी जी अपने घर से निकल के नहीं आए, जबकि उनसे 2-3 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे थे। किसान शहीद हुए, सैकड़ों किसान शहीद हुए, कोई बात करने तक नहीं आया। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि देश का किसान कितना परेशान है। आपने खुद अपनी आंखों से यह भी देखा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जैसे यहां विधानसभा चुनाव है, उस समय उत्तर प्रदेश का था, जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगा बहनों, तब अचानक वो काले कानून वापस ले लिए। चुनाव तक न कोई आया सुनने के लिए, न कोई आया सहायता करने के लिए। सैकड़ों किसान मर गए, उनको उनकी शहादत की कोई कदर नहीं की, बल्कि उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दिया और उस मंत्री को अपने साथ मंच पे बिठाते थे। कुछ नहीं किया बहनों और भाइयों 2 सालों के लिए। लेकिन जब चुनाव आने लगा तब घबरा गए कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा, काले कानून वापस ले लो। ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि आपको सशक्त करना है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। आज ये मात्र एक प्रदेश है जिसमें वन उपजों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 67 वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। धान का समर्थन मूल्य जो है यहां से ज्यादा किसी और प्रदेश में नहीं है। मैं जब जाती हूं प्रचार करने अन्य प्रदेशों में, मैं कहती हूं छत्तीसगढ़ को देखो, वहां 2400 रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें 1200 मिल रहे हैं। अपनी सरकार से पूछो कि अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो वहां क्यों नहीं, तुम्हारे यहां क्यों नहीं मिल सकता। यहां जब सरकार ने देखा कि आवारा पशु की समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए गौठान बनाए, 10,000 गौठान बनाए। और मेरी बहनें यहां बैठी हैं, ये बताएंगी कि इससे आपको कितनी सुविधा मिली है। मैं ऐसी बहनों से मिली हूं जो लाखों कमा रही हैं, सिर्फ गौठान में जो रोजगार मिला है, जो स्वयं सेवा समूह कर रही हैं, उसमें से गोबर खरीदा जा रहा है। जब पहली बार मैंने ये बात उत्तर प्रदेश में की तो पता है लोग हंसने लगे। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार गोबर खरीद रही है ताकि आवारा पशु को आप घर में रखें और आप उसको या गौठान में रखें और उसको संभालें और उसके गोबर के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो लोग हंसे मेरी बातों पे, उनको यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सरकार ने इतनी गहराई से आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उनको तो समझ में ही नहीं आई ये बात। वो बेचारे तो दिन रात खेती में बैठते थे, महिलाएं पूरे दिन, बहनें पूरे दिन बैठती थी धूप में अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए। और जब घर आती थी, घर का काम को निपटना, बच्चों की परवरिश करना, जब घर आती थी तो उनके पति, मेरे किसान भाई, रात भर पहरेदारी करने के लिए खेतों में बैठे रहते थे। ये स्थिति है आसपास के प्रदेशों में। यहां जहां आपके लिए मोबाइल अस्पताल बनाए गए जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा मिली, जहां कांग्रेस के अन्य प्रदेशों में 25-25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आप भाजपा के प्रदेशों में देखिए, जैसे ही कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतनी घबराहट, इतना टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज कराएंगे। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। जो अस्पताल थे आप मध्य प्रदेश में देखिए, भाजपा की सरकार है, आपको मालूम है कि वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हर स्तर पर उसमें पद खाली हैं। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, मजबूरी में प्राइवेट जाना पड़ता है, प्राइवेट में खर्चा करना पड़ता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ और बेचता है अपना इलाज कराने के लिए। जबकि सरकार का काम है कि आपके जीवन की मुश्किलों में आपका साथ दे, वो भूल गए हैं।
क्योंकि उनकी विचारधारा ये नहीं है। उनका क्या हो गया है बहनों और भाइयों, एक बुरी आदत डल गई है, और ये आदत डल गई है कि चुनाव आते हैं, खोखली घोषणाएं हो जाती हैं। चुनाव की तैयारी में लोगों को लड़ाया जाता है, धर्म की बात शुरू हो जाती है। धर्म की बात देखिए कोई भी करता है तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबके दिल में ये बात जरूर हमें लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये धर्म की बात शुरू करते हैं, आपको उकसाते हैं, आपके जज्बातों को उभारते हैं और उसके आधार पर आपका वोट लेते हैं। मैं ऐसे लोगों के घरों में गई हूं गांव में, जिससे मैं पूछती हूं कि दीदी आप इनको वोट क्यों दे रही हैं, आपके यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, आप खेती कर रही हैं, आपकी कमाई नहीं है, आपकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, बिजली बिल, ऐसी बिजली बिल आई थी उस महिला के घर में, हजारों की बिजली बिल, कहती है मैं तो बल्ब भी नहीं जलाया दीदी लेकिन बिल आ गई। तो मैं पूछती हूँ कि क्यों दे रही हो तुम वोट, और कहती है कि धर्म के लिए। वो धर्म की बात करते हैं ना दीदी, तो कैसे समझाएं हम आपको कि ये जो वोट है आपका इतना कीमती है। ये सारी बातें आपके ध्यान को भटकाने के लिए की जाती हैं। वोट जो आपका है ना इतना कीमती इसलिए है क्योंकि आपके भविष्य बनाने वाला औजार है एक। इसको आप समझदारी से देंगे तो 5 साल आप तरक्की करेंगे। इसको आप अगर इन उलझनों में पड़ के देंगे कि किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी ने जाति की बात कर ली, किसी ने कोई झूठी घोषणा कर ली, तो आप तरक्की नहीं करेंगे, नुकसान सहेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये बहुत कीमती चीज है ये वोट, और इसको बहुत जिम्मेदारी से और गहराई से सब कुछ समझ के देना चाहिए। अगर आपको कल लगे कि भाई ये प्रियंका गांधी आई थी, बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन हमें जमीन पे तो नहीं दिख रही, भाई ये कह रही हैं कि ऐसे गोठान थे, ऐसे रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं मिला, तो मत दीजिए वोट। मेरे कहने पे, किसी नेता के कहने पे मत दीजिए, आप अपने अनुभव पर दीजिए। ये नौजवान खड़े हैं, आप अपने अनुभव से गहराई से सोच के कि भाई क्या छत्तीसगढ़ का नाम आज अगर देश में पहचाना जा रहा है तो क्या हिंसा के लिए, भ्रष्टाचार के लिए है कि हमारी तरक्की के लिए आज पहचाना जा रहा है। तो आपको लगे कि हाँ, आजकल हम जाते हैं अन्य प्रदेशों में तो लोग कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। तो आप खुद अपने अनुभव से जाने ना कि हाँ, हमारे प्रदेश में कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा कि सब अलग अलग प्रदेशों में लोग हमारा नाम विकास से जोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा धान के खरीद के दाम से जोड़ रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूँ कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहाँ पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब एक बड़ी वो महिला आरक्षण बिल ले आए, सारी महिलाएं सोच रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी। और मीडिया वाले मेरे दोस्त जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी इवेंटबाजी की, खूब पब्लिसिटी की, सबने देखा कि भैया आरक्षण आ गए महिलाओं के लिए, बहुत खुशी फैली देश में। फिर पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होंगे। ये आरक्षण 10 सालों के लिए तो महिलाओं को दिखेंगे ही नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, तो आप पीछे हटने लगते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप पीछे हटते हैं। अब इतने सालों से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का विकास हम कराएंगे।
अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई गिनो देश में कितने ओबीसी हैं, गिनो देश में कितने दलित हैं, गिनो देश में कितने आदिवासी हैं, कितनी जनजाति हैं, गिनो ना। क्योंकि अगर गिनोगे नहीं तो मदद कैसे करोगे। अगर मुझे मालूम नहीं कि इस भीड़ में 100 ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब हैं, और मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में खाना भी नहीं जाता, इनकी खेती भी नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मान लो मैं यहाँ आई, इस भीड़ को मैंने देख लिया, मैं कहती हूँ कि मैं इस भीड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 100 सबसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पुश्तों से कुछ नहीं मिला, और मुझे मालूम नहीं है कि इस भीड़ में 200 बढ़ाई बैठे हैं, और इनकी सुविधा के लिए अगर मैं एक ऐसा कार्यक्रम बना लूं, ऐसा स्कीम बना लूं जिससे इनको जो औजार हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनमें सुविधा हो जाए, या इनकी कमाई बढ़ जाए, या इनके छोटे छोटे उद्योग ये खुद बना पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि इसमें 100 बढ़ाई हैं, 100 गरीब हैं, 100 ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, तो मैं स्कीम कैसे बनाऊंगी, मैं नीतियां कैसे बनाऊंगी। मैं तो ऐसे बना दूंगी जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि समाज के किस हिस्से को सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं। फिर प्रतिनिधित्व कैसे होगा। बिहार में गिनती हुई 84% ओबीसी एससी एसटी निकले। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी है, इनके जो मालिक हैं इनमें से क्या 84% दलित ओबीसी एससी एसटी है? नहीं। फिर आप देखिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, क्या इनमें प्रतिनिधित्व है? नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर? नहीं। सरकारें बड़ी बड़ी जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं सरकार के? नहीं। तो फिर हम एकता, हम सबकी तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं? तो हम कह रहे हैं भाई गिनती करो, गिनती करोगे तो पता चलेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं हम सबका विकास करेंगे लेकिन सबकी गिनती नहीं करेंगे। डर गए, क्योंकि भाई गिनती करोगे तो सही मायने पे धरातल पे गहराई से काम करना पड़ेगा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, बीएचईएल, एचएएल, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है? कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों। जो आपका था वो ले लिया है, आपके लिए कुछ नहीं बन रहा है। और ये आपकी संपत्ति थी, ये आपकी संपत्ति थी जो आपके जेब में जानी चाहिए थी। ये आपकी संपत्ति है जिससे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज प्रधानमंत्री अपने लिए दुनिया भर में घूमने के लिए खरीदता है। 2 खरीदे हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज। खुद घूमते हैं,
पूरी दुनिया में। ये आपकी संपत्ति थी, जिसमें से उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा हॉल बनेगा दिल्ली में, 27,000 करोड़। 27,000 करोड़, आप सोच भी सकते हैं कितना पैसा है ये। जब मैं यूपी में काम कर रही थी, गन्ने का जो बकाया था 15,000 करोड़ था। किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय मोदी जी की सरकार ने कहा इनके बकाये के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। इनके बकाये के लिए पैसे नहीं थे। 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खुद खरीद लिया। 20,000 करोड़ का संसद नया बना दिया, जो अच्छा खासा 70 सालों से चल रहा था। एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया दिल्ली में, नाम भूल गई हूं मैं उसका, 27,000 करोड़ उसमें खर्चे। G20 में दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को बुलाया, अपना बड़ा इवेंट किया, अपना मान सम्मान बढ़ाया। ठीक है, देश का भी बढ़ा, अच्छा है, लेकिन इतना खर्चा, हर चीज में हजारों करोड़ रुपए, किसके पैसे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं, किसके पैसे हैं? किसके? अडानी के? किसके? मोदी जी के? फिर किसके? रमन सिंह जी के? नहीं, किसके? आपके पैसे। आपके पैसे हैं ये, जो इनकी जेब में जा रहे हैं। आपके पैसे हैं, सतर्क बन जाइए। ये जो कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के पैसे नहीं हैं, इनसे कहिए उन उद्योगपतियों के कर्जे माफ करना बंद करें, किसानों के कर्ज माफ करें और पेंशन दें सबको। हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि मेरे भाई सही कहते हैं, आज तो ये खुद ही सरकार नहीं चला रहे हैं, इनकी सरकार भी अडानी जी चला रहे हैं। डरते हैं ये उनसे। हिम्मत नहीं है बहनों और भाइयों, और आपकी संपत्ति छीनी जा रही है। ये भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, गरीब से, किसान से, मजदूर से, मिडिल क्लास से संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है। आप ध्यान से इनकी बातों को सुने, आप इनकी घोषणाओं को देखिए, आप इनकी सरकार के कार्यकाल को समझिए, तो यही बात समझ में आएगी। और जब मैं कहती हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाली है, तो मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ऐसी स्कीमें बनी हैं जिससे आपके गांव मजबूत